हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा हिंदी के पहले पार्ट दो बैलों की कथा के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। इससे पहले इस पार्ट को हमने पढ़ा और समझा। अभी पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए। कुछ प्रश्न है, साथ ही विकल्प भी है। सबसे सही उत्तर, सही विकल्प आपको चुनना है और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? हीरा और मोती के बीच के संबंध में आपको कौन सा गुण दिखाई देता है? आपके विकल्प है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता। प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन को, प्रतिद्वंदिता यानी कि राइवलरी। तो दोनों राइवल्स यानी कि विरोधी भी नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है उनके बीच में। आगे है एकता और सहयोग, ये बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, काम में हो, लड़ाई के समय हो या मुश्किल में हो। फिर है गर्व और दंभ। दंभ मतलब झूठा दिखावा, तो घमंड नहीं है किसी में, झूठा दिखावा भी नहीं करते, विद्रोह और क्रोध भी नहीं है। तो इसमें सबसे सही उत्तर है ख। दोनों हमेशा मिलकर रहते हैं, तो इसीलिए उनका रिश्ता एकता और सहयोग दिखाता है। आगे है हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया गया। पहली ही बार जब वो गया के यहाँ गए थे तो भोजन देने से तो बहुत पहले वो उस स्थान पर जाना नहीं चाहते थे। उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया। मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। ये बिल्कुल सही बात है, उन्हें लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वो बहुत दुखी थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अलग अलग बांधा गया। ये तीनों विकल्प सही नहीं है, ग विकल्प इसमें सबसे सटीक है। आगे है बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए या अपनापन पाने के लिए? इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चारों उत्तर ही सही है। झूरी उनको भरपेट खाना भी नहीं देता था, सूखा भूसा दे देता था, दिन भर खूब काम उनसे करवाता था। जब काम करने के लिए मना कर देते थे तो डंडे से मारता था, मोटी रस्सी से बांध देता था। तो कष्ट भी उन्हें वहाँ पर बहुत थे, वो अपनी स्वतंत्रता भी चाहते थे, उन्हें अपमानित महसूस भी हुआ था, उसकी रक्षा के लिए भी उन्होंने घर लौटने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे सटीक उत्तर है अपनापन पाने के लिए। हीरा और मोती को झूरी से बहुत प्यार था, वो उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता था। तो झूरी के पास वापस आने के लिए उसकी तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया। इसमें घ विकल्प सही है। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? द्योतक यानी कि किसकी तरफ वो संकेत करता है, किसका सूचक है? गया ने जब डंडे से मारा तो मोती को गुस्सा आ गया। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है। तो ये कौन सी मानवीय प्रवृत्ति को दिखाता है? स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता, अन्याय की रक्षा। ये दिखाता है अपने स्वाभिमान को। जब उसको मारा गया तो उसको अपमानित महसूस हुआ, इसीलिए आक्रोश में आकर वो अपना स्वाभिमान दिखाता है। आगे है कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवाद को छोटा रखने के लिए, कहानी में हास्य उत्पन्न करने के लिए। हंसी दिलाने के लिए नहीं किया गया है कि बैल मूक भाषा में बात करते हैं, इस बात का लेखक ने इसलिए प्रयोग नहीं किया है। संवादों को छोटा रखने के लिए भी नहीं, मनुष्यों जैसी चेतना दिखाने के लिए। लेखक प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि बैलों में भी समझ है, भावना है, वो भी इंसानों की तरह महसूस कर सकते हैं। तो बैल भी सोचते और समझते हैं, इसलिए मूक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें घ विकल्प सही है। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के। उन्होंने तो किसी पर भी शासन नहीं किया, किसी के साथ भी क्रूर व्यवहार नहीं किया। स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, कोई आंदोलन भी उन्होंने नहीं किया था। स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। हीरा और मोती ने भी बहुत अत्याचार सहे, फिर भी हार नहीं मानी, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किया।
तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, इसलिए वो भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक हैं। घ विकल्प सही है। आगे आते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो हीरा और मोती जब नए मालिक के यहाँ पहुँचे तो उन्हें महसूस हुआ कि असली मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, अपमान का अनुभव हुआ। वो अपने पुराने मालिक से, झूरी से बहुत प्रेम करते थे। वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, स्नेह से उनको रखता था। तो नई जगह पर जब वो गए वहाँ मारपीट और कठोर व्यवहार उनको सहन करना पड़ा, इसलिए उन्होंने विरोध स्वरूप विरोध करने के लिए काम करने से मना कर दिया। उत्तर आप लिखेंगे। जब हीरा और मोती नए मालिक के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इससे उन्हें दुख और अपमान का अनुभव हुआ। वे झूरी से बहुत प्रेम करते थे और वहाँ उन्हें स्नेह और अच्छा व्यवहार मिलता था, जबकि नए स्थान पर उन्हें मारपीट और कठोर व्यवहार सहना पड़ा। इसीलिए उन्होंने विरोध स्वरूप काम करने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब जो पहले ना हुआ हो। तो ऐसा नहीं था कि पहली बार किसी जानवर ने अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखाया हो। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये घटना महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? इसमें आप लिखेंगे वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, आदि ये सब आप लिखेंगे। तो हीरा और मोती का घर लौटकर आना साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि यह उनके अपने मालिक के प्रति प्रेम, निष्ठा और लगाव को दर्शाता है। ये कोई ऐसा आमतौर पर होता ही है ऐसा नहीं था, ये एक साधारण घटना नहीं है। वे कठिनाइयों और अत्याचार सहने के बाद भी घर लौट आए। उनके मन में अपने पुराने मालिक के प्रति अपनापन था, इसीलिए उन्होंने जोखिम उठाकर घर वापसी की। यह घटना इस बात को भी दर्शाती है कि जानवरों में भी भावनाएं और समझ होती है। वास्तविक जीवन में भी कई बार पशु अपने मालिक के प्रति गहरा लगाव दिखाते हैं, इसलिए यह घटना अभूतपूर्व नहीं है। ठीक है, दोनों के हमने उत्तर दे दिए। अभूतपूर्व नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा कई बार होता है, पशु अपने मालिक के प्रति लगाव दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। लेकिन ये घटना उतनी साधारण भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कितनी कठिनाइयों और अत्याचार को सहने के बाद भी वो घर लौटे। उन्होंने मालिक के प्रति अपनापन रखा, इतना जोखिम उठाया घर वापस आने के लिए। तो ये घटना दिखाती है कि जानवरों में भी भावनाएं और समझ होती है। अगला प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। हमेशा सहना ज़रूरी नहीं है, कई बार संघर्ष करना भी ज़रूरी है। तो कहानी में ऐसे कई प्रसंग हैं, कई उदाहरण हैं जहां संघर्ष आवश्यक हो जाता है। जैसे जब हीरा और मोती को अन्याय सहना पड़ा तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने नए मालिक के यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। विरोध करना मतलब मारना पीटना ही नहीं है, काम करने से मना करना वो भी एक विरोध जताने का तरीका है, जो उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने कांजी हौज से भागने के लिए दीवार तोड़ी और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सांड से लड़ते समय भी उन्होंने मिलकर उसका सामना किया। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अन्याय और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करना आवश्यक होता है। कठिन परिस्थिति थी, सांड के सामने वो लड़े, हार नहीं मानी उन्होंने, वहाँ पर भी संघर्ष किया। कांजी हौज में से भागने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया जब उन्होंने गया के यहाँ काम करने से मना कर दिया, नए मालिक यानी कि गया। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भाव से अधिक प्रेरित थे, कारण सहित लिखिए। ये हमने ऊपर जो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन था वहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शंस थे, स्वतंत्रता और अपनापन। तो हमने अपनापन को चुना था। तो ठीक है, स्वतंत्रता उनको मिली, आज़ादी मिल गई,
जो कष्ट थे उनसे भी वो बच गए, लेकिन वो चाहते तो भाग सकते थे, फिर भी वो झूरी के घर वापस जाना चाहते थे। तो ये उनके अपनेपन को दिखाता है। तो हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। यद्यपि उन्हें स्वतंत्रता का आनंद भी मिला, लेकिन उनका मन अपने पुराने मालिक झूरी और घर में ही लगा रहा। वे वहाँ के प्रेम और स्नेह को नहीं भूल पाए, इसलिए उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी घर लौटने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए स्वतंत्रता से अधिक अपनेपन का महत्व था। वो स्वतंत्र घूम सकते थे, लेकिन फिर भी वो झूरी के पास वापस जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो बिल्कुल सही है ये। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। यदि कोई व्यक्ति या जीव अत्याचार सहता रहता है और उसका विरोध नहीं करता, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय को बढ़ावा देता है। आप सीधे सीधे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप उस अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अन्याय सहते जा रहे हैं। कहानी में हीरा और मोती ने अत्याचार सहने की बजाय उसका विरोध किया। उन्होंने काम करने से इनकार किया और बाद में भागकर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो 3 बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट्स हम लिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं। जैसे दोनों मूक भाषा में बातचीत कर लेते थे, एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लेते थे। लेकिन ये 3 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनसे पता लगता है कि उनकी मित्रता कितनी सच्ची और निस्वार्थ थी। सबसे पहले हीरा और मोती की मित्रता निम्न घटनाओं से स्पष्ट होती है। पहले, खेत में हल जोतते समय दोनों की यह कोशिश रहती थी कि गाड़ी का ज़्यादा भार दूसरे के कंधे पर ना आए, बल्कि वे खुद उठाए। दूसरे, जब सांड से सामना हुआ तो दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। वहीं खेत में जब मोती कीचड़ में फंस गया तो हीरा उसे छोड़कर नहीं गया। हालांकि वो भाग सकता था, लेकिन वो वापस आ गया। तीसरा है, कांजी हाउस में मोती ने हीरा की रस्सी खोलने की पूरी कोशिश की और उसे अकेला छोड़ने से मना कर दिया। वहां पर मोती जा सकता था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वे अभिन्न मित्र थे। अगला प्रश्न है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन यहाँ पर झूरी की पत्नी है और ये बिल्कुल आखिरी वाक्य है। जब वो वापस आते हैं झूरी के घर, तब झूरी की पत्नी आती है और उन दोनों के माथे को चूम लेती है। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो इससे पहले अगर आप देखें, झूरी की पत्नी का जो स्वभाव था इन दोनों के प्रति, वो अच्छा नहीं था। बस ये एक आखिरी लाइन है। अंत में, कहानी के अंत में उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है और बैल जब वापस आते हैं तो वो उन्हें प्यार से चूमकर अपनापन और स्नेह प्रकट करती है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जो लड़की थी और झूरी की पत्नी, दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। कहानी में मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी और छोटी लड़की के व्यवहार में निम्न अंतर है। झूरी की पत्नी का व्यवहार रूखा और रोबीला था। वह बैलों के गया के यहाँ से भागकर आने पर नाराज होती है। इसके विपरीत, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, छोटी लड़की का व्यवहार अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण है, जो बैलों का दर्द समझती है। फिर छोटी लड़की अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को खुद झेलते हुए भी बैलों के प्रति सहानुभूति रखती है और रात के समय उन्हें चोरी छिपके रोटी खिलाती है। दूसरी ओर झूरी की पत्नी अपने भाई गया की तरफदारी करती है और बैलों को सूखा भूसा देने का आदेश देती है। जब वो वहाँ से भाग आते हैं तो कहते हैं कि इनको सूखा भूसा दिया जाए, ये कामचोर है, काम नहीं करना चाहते। झूरी की पत्नी बैलों को सिर्फ काम करने वाली वस्तु समझती है, जबकि छोटी लड़की उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करती है। परंतु कहानी के अंत में मालकिन के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वह बैलों के लौटने पर उन्हें प्यार से चूमकर अपनापन और स्नेह प्रकट करती है। ठीक है, आप चाहे तो इनको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे मालकिन और दूसरी तरफ छोटी लड़की। ठीक है, मालकिन का व्यवहार रूखा रोबिला और लड़की जो है उसका व्यवहार अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण। मालकिन लड़की उनके प्रति सहानुभूति दिखाती है, रात के समय उन्हें चुप चुप कर रोटी देती है, जबकि झूरी की पत्नी उन्हें सूखा भूसा देने का आदेश देती है।
जूरी की पत्नी सिर्फ उन्हें काम करने की वस्तु समझती है, जबकि छोटी लड़की परिवार के सदस्य की तरह प्यार करती है। चलिए आगे आते हैं। मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? हम भी शायद यही करते। आप लिखेंगे, यदि मैं वह छोटी लड़की होती तो मैं भी बैलों की सहायता करती। सबसे पहले मैं चुपके से रस्सी खोलकर भागने में मदद करती, साथ ही मैं उन्हें रास्ता दिखाती। लड़की ने उनको रास्ता नहीं बताया किधर से जाना है, तो रास्ता भी दिखाती ताकि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, और यदि संभव होता तो उन्हें खाने के लिए कुछ रोटियां भी देती ताकि उनमें भागने की ताकत आ सके। मैं यह काम बिना किसी को बताए करती ताकि बैल पकड़े ना जाए। चलिए आगे है। दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रहता है। दोनों डरे हुए थे कि अगर हम फिर से पकड़े गए तो क्या होगा। इंसानों के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, वो संकोच करते हैं या डर के कारण अगर अवसर भी मिला है उनको तो भी अवसर को छोड़ देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। तो आप लिखेंगे, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। भय और संकोच के कारण कई बार इंसान सही अवसर होने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहानी में गधे भाग सकते थे, लेकिन डर के कारण वे वहीं खड़े रहे। इसी प्रकार वास्तविक जीवन में भी कई लोग असफलता के डर से नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। नए अवसर आते हैं, उनको लगता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते हैं। मेरे अनुभव में भी, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कई बार छात्र उत्तर जानते हुए भी डर के कारण हाथ नहीं उठाते। उत्तर उनको पता है, उनको लगता है, डर लगता है कि कहीं मेरा उत्तर गलत ना हो, कहीं शिक्षक टीचर जो है वो मुझे डांट ना दे, तो वो हैंड रेज नहीं करते हैं, हाथ ही नहीं उठाते हैं, उत्तर ही नहीं देते हैं। इसलिए डर और संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है। मेरे अनुभव, मेरे विचार। दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो लेखक ने कहा है, जब दो लोगों में घनिष्ठ मित्रता होती है, वो गहरे दोस्त होते हैं, तो थोड़ी धक्का मुक्की मजाक चलता है। इसके बिना दोस्ती हल्की लगती है, लगता है कि वो पक्के दोस्त नहीं हैं। ऐसे दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिनके साथ आप मजाक मस्ती ना कर सकें। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। सच्ची दोस्ती में अपनापन और खुलापन होता है, इसलिए दोस्त आपस में मजाक करते हैं, हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है। इससे उनके बीच का संबंध और मजबूत होता है। यदि दोस्ती में सहजता ना हो तो वह थोड़ी औपचारिक और कमज़ोर लगती है। औपचारिक मतलब फॉर्मल लगता है, कमज़ोर दोस्ती लगती है। मेरे अनुभव में भी मेरे मित्रों के साथ हंसी मजाक और छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इससे हमारी दोस्ती और गहरी होती है। आगे है। हीरा ने तिरस्कार से कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। दुश्मन अगर गिर गया है तो फिर उसको नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। यह मोती कहता है। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ है, हीरा के या मोती या दोनों के, और क्यों? तो देखिए आपका उत्तर अलग भी हो सकता है। हम जो उत्तर लिख रहे हैं वो हीरा के साथ वाला लिख रहे हैं। हीरा और मोती, पहले दोनों बता देते हैं दोनों का व्यवहार कैसा है। हीरा और मोती के ये कथन उनके विपरीत स्वभाव को दर्शाते हैं। हीरा सहनशील, चतुर और मर्यादावादी है, इसीलिए वह गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाने यानी कि नैतिकता का हिमायती है, नैतिकता की बात करता है। मोती उग्र और स्वाभिमानी है, जो बैरी को फिर न उठने देने यानी कि कठोरता में विश्वास रखता है। अब आपका जो विश्वास है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि स्वाभिमान होना चाहिए, उग्र होना चाहिए, जैसे को तैसा सबक सिखाना चाहिए, तो आप मोती के साथ भी हो सकते हैं। तो मेरे विचार से दोनों का दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार सही है, लेकिन मैं हीरा के साथ हूँ, क्योंकि हीरा की नीति मानवीय मूल्यों, धैर्य और बड़प्पन का परिचायक है, जो किसी भी सभ्य समाज में आवश्यक है। हीरा समझता है निर्बल या पराजित पर अत्याचार करना कायरता है। इसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। आप लिखेंगे, कहानी में दोनों के जो कथन है वो एक दूसरे के विपरीत है। हीरा सहनशील है, चतुर है
और मर्यादावादी है, ये तो सही है। वो गिरे हुए पर सींग ना चलाने से यानी कि नैतिकता का हिमायती है। मोती को गुस्सा जल्दी आता है, वह स्वाभिमानी है, वो कठोरता में विश्वास रखता है। मेरे हिसाब से दोनों सही है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मैं हीरा के साथ हूँ, क्योंकि हीरा की जो नीति है ये मानवीय मूल्य है कि अगर कोई आपसे कमज़ोर है उस पर हमला नहीं करना चाहिए, धैर्य और बड़प्पन दिखाना चाहिए, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है। हीरा समझता है कि निर्बल, जो आपसे कमज़ोर है, जिसमें कम बल है, या जो पराजित हो चुका है, जो पहले ही गिर चुका है, उस पर अत्याचार करना कायरता है। आगे है, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम पर विपत्ति पड़ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी चुनौती या विपत्ति का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। अब ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। कभी ऐसा हुआ हो, कोई विपत्ति आई हो जिसमें आपने और आपके मित्र ने साथ मिलकर उस विपत्ति का सामना किया हो, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, विधा से संवाद। कहानी की पड़ताल। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, जो कैरेक्टर्स होते हैं, शैली जो है लिखने की, उसका कथा विन्यास, सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविकता या काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। कोई भी एक कहानी आपने पढ़ी हो, उसका शीर्षक आप लिखेंगे, क्या विषय था, क्या काम उसमें हुआ, क्या उसके मुख्य विचार है, कैसा परिवेश था, कौन से उसके पात्र है, क्या उनका चरित्र है, और फिर आखिर में परिणाम क्या हुआ। जैसे अगर हम यही दो बैलों की कथा को देखें तो आप कहेंगे शीर्षक है दो बैलों की कथा, लेखक है प्रेमचंद। दो बैलों की कथा। इसके अलावा कोई दूसरी कहानी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेखक है प्रेमचंद। फिर विषय क्या है? विषय है इसमें मित्रता, अपनापन और स्वतंत्रता। मित्रता, अपनापन, स्वाभिमान और स्वाभिमान। फिर क्रिया क्या हुई और कार्य क्या हुए, तो इसमें तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। हीरा और मोती उनके मालिक झूरी से अलग हो गए। बैलों का मालिक से अलग होना, फिर उन पर बहुत से अत्याचार हुए, उन्होंने उसका विरोध किया। अत्याचार, विरोध करना। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन फिर वो पकड़े गए, कांजी हौज से भागे, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फाइनली अंत में अपने घर वापस लौट आए। कठिनाइयों का सामना करते हुए घर वापस लौट आना। घर वापस आना, ये सब काम इसमें हुए। ओके। बैलों का मालिक से अलग होना, उन पर अत्याचार होना, उनका विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, कठिनाइयों का सामना करना और आखिर में घर वापस आना। फिर है परिवेश कैसा है, किस परिवेश में, किस देश काल में ये कहानी हो रही है, इसका मुख्य विचार क्या है। तो परिवेश है इसका ग्रामीण वातावरण, गांव का वातावरण है, ग्रामीण वातावरण। और मुख्य विचार है जानवरों की भावनाएं और आत्मसम्मान। जानवरों की भावनाएं, वैसे तो मित्रता का भी भाव है इसमें, अपनेपन को बहुत महत्व दिया गया है। फिर है चरित्र और पात्र। पात्र कौन है, कैरेक्टर्स कौन है, उनका चरित्र कैसा है। तो इसमें हीरा है जो समझदार है, शांत है। फिर मोती है जो बहादुर है लेकिन गुस्सैल है, उसको गुस्सा जल्दी आता है। फिर झूरी है जो दयालु है। और इसमें गया है जो कठोर है, क्रूर है। ठीक है, वैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी हैं इसमें। दढ़ियल भी है जो बहुत कठोर व्यक्ति है, झूरी की पत्नी भी है जो बाद में बदल जाती है।
उसका व्यवहार बदल जाता है। फिर है परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि हीरा और मोती सभी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने मालिक के पास वापस लौट आए। बैल सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वापस झूरी के पास लौट आए। ठीक है, तो हमने जैसी एक कहानी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर दिया। आपने कोई और कहानी पढ़ी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। शीर्षक और लेखक, क्या उसका विषय है, किस विषय पर है वो कहानी, क्या क्या उसमें काम हुए हैं, परिवेश कैसा है, कौन से परिवेश में घटनाएं हो रही है, उसमें पात्र कौन है, उनका चरित्र कैसा है, और आखिर में क्या परिणाम हुआ। आगे आते हैं। कहानी का सौंदर्य। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, लड़की खड़ी है, हाथ चाट रहे हैं प्रेम से, उनकी जो स्नेह देखकर उनकी पूंछ खड़ी हो गई है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। इस तरह से लिखना कि पढ़ने वाले के माइंड में एक चित्र बन जाए। दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावशाली बनाती है। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं के उदाहरण के साथ आपको दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। ओके, जैसे विशेषता की अगर हम बात करें, चित्रात्मक भाषा है। इसके कौन से दो उदाहरण हो सकते हैं? चित्रात्मक भाषा का मतलब है शब्दों के माध्यम से पढ़ने वाले के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवि बनाना। तो घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं, तो जब आप ये पढ़ते हैं, इमेजिन आप के माइंड में एक चित्र बन जाता है, पढ़ने वाले के मन में एक स्पष्ट चित्र बन जाता है कि जो बैल है उनके घुटनों तक कीचड़ में पैर धंसे हुए हैं। और दूसरा है, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की आई। इससे भी द्वार खुलने का और लड़की के बाहर आने का एक चित्र बनता है। फिर है संवादात्मकता। कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। मतलब क्या उनके विचार है, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या भाव है, उसको संवाद के थ्रू बताना। जैसे मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। दूसरा और कौन सा ऐसा है जहाँ पर संवाद का इस्तेमाल किया गया है? अपने भाव बताने के लिए एक वाक्य आया है, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। तो एक तरह से जो दुख है अब तो नहीं सहा जाता, दुख मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी उनसे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये भी संवाद के थ्रू आपको उनके भाव बताए हैं। फिर है विरोधाभास। एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी खुश है लेकिन झूरी की पत्नी दुखी है। अब एक और वाक्य आया है कि दोनों की आंखों में रोम में विद्रोह भरा हुआ था लेकिन दोनों चुपचाप खड़े थे। तो वैसे विरोध है उनकी आंखों में, लेकिन फिर भी चुपचाप खड़े हैं, तो ये भी एक विरोधाभास है। दूसरा जो हीरा है वो कहता है गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। मोती कहता है कि बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि उठे ना। इन दोनों वाक्यों में भी विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोध ये कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। विरोधाभास का मतलब ये होता है। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। या एक ये भी है कि दोनों बैलों को बहुत भूख लगी थी, दोनों बैल भूखे थे। उन्होंने सूखा भूसे का एक तृण, एक तिनका भी नहीं खाया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि दोनों की आंखों में रोम में विद्रोह भरा था। लेकिन दोनों चुपचाप खड़े थे। तो अंदर विद्रोह है लेकिन बाहर चुप्पी है, ये एक विरोधाभास है। आगे आते हैं व्यंग यानी कि सटायर। वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष यानी कि चुभने वाली कोई बात कही गई हो, चुभते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। आप किसी की गलत बात को गलत कह रहे हैं लेकिन हंसी मजाक के द्वारा। जैसे
उदाहरण है, भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो ये वैसी बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने लगते तो सभ्य बन जाते। लेकिन यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि ये समाज की सोच है कि जो लोग सीधे साधे होते हैं वो उनको असभ्य समझने लगते हैं। दूसरा, एक शुरू में ही लेखक ने कहा है, आई थिंक अगर हम इनको चैप्टर में देख ले तो ज़्यादा बेटर है। लेखक ने कहा है कि लोग कई बार बैल को सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वो भी अड़ियल हो जाता है, वो भी मारता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आप लिख सकते हैं, कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो फिर से वही बात कही गई है कि लोग बेवकूफ़ उसको कहते हैं जो सहता रहता है, मारता नहीं है, जो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता है। आप कैसा भी उसको खाने को दे, ये जानवरों के उसमें उसी को खा लेता है, जैसा कि गधे के साथ होता है। लेकिन बैलों के साथ ऐसा नहीं है। हम बैलों को बेवकूफ़ नहीं कहते, क्योंकि बैल मारते हैं और कभी कभी ज़िद भी करते हैं, अड़ भी जाते हैं, इसलिए हम उन्हें गधे से नीचा स्थान देते हैं। बेवकूफ़ों में हम गधे को ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से व्यंग है लोगों की सोच पर। यहाँ पर एक हंसी मजाक के वाक्य से जो ये एक समाज की गलत बात है उसकी तरफ लेखक ने इशारा किया है। आगे आते हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे है संघर्ष। संघर्ष दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। जैसे उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। ये बैल जब सांड से लड़ रहे होते हैं, अगर लड़ेंगे तो जान से हाथ भी धो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन भिड़े नहीं तो भी जान नहीं बचती। तो ये एक तरह से संघर्ष है उनके विचारों का। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे एक कहता है कि भाग क्यों ना चले, दूसरा कहता है कि भागना कायरता है। हीरा कहता है कि भागना जो है वो डरपोक होने की निशानी है, तो अब नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे और भागेंगे तो कायर कहलाएंगे। फिर एक ये है, जब वो लड़की उनको खोल देती है तो वो कहते हैं कि चल तो ले, हम भाग तो जाए, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। तो वहाँ पर वो भागना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लड़की की चिंता भी है। ये लिख देते हैं, छोटा भी है। तो एक और एग्जाम्पल जिसमें संघर्ष है उनके सोच में, विचारों में। चल तो लें, वो कब से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनको मौका भी मिला है, वो भागना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें लड़की की चिंता है। कहते हैं लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, आगे है अतिशोक्ति, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। जैसे कहा गया, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। तो मतलब वो बिल्कुल उनको मारता नहीं था, लेकिन फूल की छड़ी से भी नहीं छूता और टिटकार करते ही दोनों तेज दौड़ने लगते थे। ये बात कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। ऐसे ही आपने देखा होगा, एक उसमें सांड को हाथी जैसा बताया गया है, वो है जैसे ये है, सांड पूरा हाथी था। ठीक है, तो हाथी का आकार काफ़ी बड़ा होता है। ये अतिशयोक्ति है ये कहने के लिए कि सांड का आकार बहुत बड़ा था, वो बहुत ताकतवर था। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, सांड पूरा हाथी था, ये एक अतिशयोक्ति है। आगे है संदेह या उलझन, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। जैसे सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला, समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। जैसे सांड को लड़ते समय भी जब उन्होंने सांड को देखा तो दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, यानी कि ऐसे आसपास देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और दूसरा, वो रास्ता भी भूल गए थे, तब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। कोई भी एक इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, यानी कि असमंजस में हैं कि क्या करें।
समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, आगे है कहानी की रचना। प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे कई संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे कहानी के शुरू में ही हीरा और मोती दोनों नाम आपको बता दिए गए, उनका परिचय मिल जाता है, तो कहानी से में स्पष्ट हो जाता है कि पूरी कहानी इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी। फिर कहानी का समय भी आपको बता दिया गया है कि पुराने समय की बात है, गांव का वातावरण है, बैल, हल, गांव, इन सब का उल्लेख पहले ही है, तो ये पुराने समय की कहानी है, ग्रामीण परिवेश है। भाषा बहुत सरल है, सहज है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है बिल्कुल उसी भाषा का प्रयोग किया गया है। घटनाओं में भी शुरू में ही जानवरों के स्वभाव और व्यवहार की बात की है, गधे के और बैल के सीधेपन के बारे में बताकर एक तरह से जो समाज की सोच है उस पर व्यंग भी किया गया है। और कहीं ना कहीं बैलों की कहानियाँ, बैलों के स्वभाव से ये संकेत मिल जाता है कि आगे जो घटनाएं होंगी उसमें हमें उनका सीधापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे इसका उत्तर। आप लिखेंगे मुख्य चरित्र का संकेत। कहानी की शुरुआत में ही हीरा और मोती, दो बैल का परिचय मिल जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमेगी। समय और परिवेश का संकेत। कहानी में गांव, खेत, बैल, हल आदि का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह ग्रामीण परिवेश और पुराने समय की कहानी है। भाषा का संकेत। कहानी की भाषा सरल, सहज और मुहावरों से युक्त है। इससे संकेत मिलता है कि लेखक ने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। आगे है विषयों से संवाद। कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। अब इस कहानी से जुड़े कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। ये कहानी के वाक्य है, 6 वाक्य, और ये स्वतंत्रता से जुड़े हुए वाक्य है। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जगी। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। दासता के काल में, जब दास प्रथा चलती थी, भारत के प्राण, सम्मान और अधिकारों का कोई महत्व नहीं था। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। चलिए, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। तो इससे जैसे वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा भले ही कितनी भी परेशानियां आए, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी बार बार जेल गए, फांसी पर भी चढ़े, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। बिल्कुल मोती के जैसे वो भी चाहे कितने भी बंधन पड़ गए, लेकिन कोशिश करते रहे। उसके बाद है मर जाऊंगा पर उनके काम तो ना आऊंगा। मरना पसंद है, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना हमें स्वीकार्य है, लेकिन उनके काम नहीं आएंगे, उनकी सेवा में नहीं लगेंगे। ये होगा दूसरे। उसके बाद है हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यानी कि जो हमारा आत्मसम्मान है, हमारे प्राण हैं, उनकी कोई महत्वता ही नहीं है। तो दास प्रथा के कारण भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्वता नहीं थी, उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। फिर है दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। फिर है इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जगी।
उसके बाद है सांड पूरा हाथी था पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। तो ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, जैसे सांड बहुत शक्तिशाली था, पर फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहस पूर्वक उसका सामना किया, जैसे हीरा और मोती ने सामना किया था उस बैल का, उस सांड का। चलिए आगे आते हैं। पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? थाने जाकर रपट कर दूंगा, ये वो दड़ियल कहता है। तो झूरी कहता है मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? जब वो कांजी हाउस में बंद थे तो न्याय इसलिए है कि उन्होंने नियम तोड़ा था, किसी के खेत में वो घुस गए थे, तो इसलिए वो पकड़े गए, तो उनको कांजी हाउस में रखा गया। लेकिन उनके साथ बहुत अन्याय भी हुआ, उनको अच्छे से खाना नहीं दिया गया, उचित देखभाल उनको नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को ही दिखाता है। तो बैलों का कांजी हाउस में बंद होना एक और न्याय को दर्शाता है, क्योंकि नियमों के अनुसार पकड़े गए जानवरों को वहां रखा जाता है। लेकिन दूसरी ओर यह अन्याय भी है, क्योंकि उन्हें न ठीक भोजन मिला और न ही उचित देखभाल, जिससे उनका अत्याचार पूर्ण जीवन स्पष्ट होता है। इसलिए यह घटना न्याय और अन्याय दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों को और बैलों की ओर से और कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? तो यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों के लिए निम्नलिखित अधिकार मांगूंगा। उन्हें उचित भोजन और पानी मिलना चाहिए, उनके साथ मारपीट और क्रूर व्यवहार न किया जाए, उन्हें आराम और देखभाल की सुविधा दी जाए, बीमार होने पर उनका इलाज कराया जाए, उनसे ज़बरदस्ती अत्यधिक काम ना लिया जाए। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए इस अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थाना अध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। आप कहेंगे थाना अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम ये है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और फिर पूरी अपनी बात बताएंगे। तो इस तरह से वो लिख सकते हैं, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाने का नाम, दिनांक, विषय हमारे साथ हुए अन्याय के संबंध में शिकायत। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम दो बैल हीरा और मोती आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमें हमारे मालिक से अलग कर दिया गया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहाँ हमें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दिया गया तथा हमारे साथ कठोर व्यवहार किया गया। हम निर्दोष होते हुए भी कष्ट सहने के लिए मजबूर किए गए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अन्याय के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें और हमें न्याय दिलाए। धन्यवाद, भवदीय हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, हमारी धरोहर और संस्कृति। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन कौन से कार्य करने योग्य है और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। तो वे कभी भी गलत और अनैतिक कार्य नहीं करते थे, जैसे वे गिरे हुए शत्रु पर हमला नहीं करते थे, बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और स्त्री पर आक्रमण नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो, ये हीरा ने कहा था। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? तो हीरा के ये कथन भारतीय संस्कृति के उच्च नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। गिरे हुए शत्रु पर हमला न करना दया और क्षमा का प्रतीक है, जबकि स्त्री पर आक्रमण न करना नारी सम्मान को दर्शाता है। ये सभी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण मूल्य है कि हमें शत्रु अगर कमज़ोर है या फिर हार मान चुका है तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, दया दिखानी चाहिए और नारी का सम्मान करना चाहिए, उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ मूल्य है। आगे है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए।
पारंपरिक जिनका पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो पारंपरिक उपकरण में आप लिख सकते हैं हल, जिसको जुताई के लिए इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी सामान ढोने के लिए, दरांती फसल काटने के लिए। आधुनिक उपकरण मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें है ट्रैक्टर जुताई और खेती के लिए, हार्वेस्टर फसल काटने के लिए, थ्रेशर अनाज निकालने के लिए। आगे है भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों और शहरों में बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। तो भारत में बैल कई कार्यों में सहायक होते हैं। गांव में वे खेतों की जुताई करते हैं, बैलगाड़ी खींचकर सामान ढोते हैं और सिंचाई में भी मदद करते हैं। शहरों में भी कुछ स्थानों पर वे माल ढुलाई में उपयोग किए जाते हैं, माल को ढोने में। चलिए अगला प्रश्न है, अलग अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। जैसे संकेत है धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। तो हीरा शांत था, समझदार था, धैर्यवान था और सहनशील था, जबकि मोती बहादुर था, भावुक था, क्रोधी था, गुस्सा उसको जल्दी आ जाता था, लेकिन सच्चा मित्र था। और मेहनती, स्वाभिमानी और निष्ठावान तो वो दोनों ही थे। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान जैसे कि ये और कुछ कुछ अलग है, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती है, कैसे? तो आप लिखेंगे हीरा शांत और सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि मोती साहसी और तेज स्वभाव का था। हीरा अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेता था और मोती अपनी शक्ति और साहस से काम करता था। इस प्रकार दोनों की अलग अलग विशेषताएं एक दूसरे की कमी को पूरा करती थी और वे मिलकर हर कठिनाई का सामना कर लेते थे। मोती में कमी थी कि उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था, जबकि हीरा सहनशील था, धैर्यवान था, तो उसकी वो कमी को पूरा कर लेता था। जबकि मोती में शक्ति ज़्यादा थी, साहसी वो था, हीरा की उस कमी को मोती पूरा कर लेता था। आगे है, आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताएं वाले सहपाठी है। आप सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। जैसे क्या करे वो आपके साथ, क्या क्या ना करे, कैसे पढ़ाई खेल आदि में एक दूसरे की आप सहायता कर सकते हैं या साथ दे सकते हैं, या आप उनसे पूछेंगे, बात करेंगे और लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थान पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताइए। तो हीरा और मोती मूक भाषा में अपने हाव भाव, आंखों के इशारे और शरीर की हरकतों से एक दूसरे से बातें करते होंगे। वे अपनी भावनाएं जैसे खुशी, दुख या गुस्सा बिना बोले ही समझ जाते होंगे। उनकी गहरी मित्रता के कारण वे एक दूसरे की बात आसानी से समझ लेते थे। आगे है, आप भी अनेक अवसरों पर बिना उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। क्लास में अगर टीचर है, आपको अपने फ्रेंड को कुछ बोलना है, इशारों में बात करते हैं। एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत कुछ पूछना है तो इशारों में बात कर लेते हैं। खैर वो दूसरा वाला लिखना नहीं है, लेकिन आप कोई भी उदाहरण लिखने हैं जहाँ पर आप बिना बोले किसी से संवाद कर लेते हैं। अब नीचे कुछ इंटरनेट कड़ी लिंक दिए गए हैं, उस पर जाकर आप भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। मार्ग खोजेंगे कैसे? सीधे चलते गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिस मार्ग को वो जानते थे, यहाँ उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रास्ता भूल गए या भटक गए, फिर आपने कैसे पता लगाया? किसी से पूछा या फिर गूगल मैप से देखा? आपने किस तरह से आप सही स्थान पर पहुंचे, वो आपको लिखना है। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? कक्षा में चर्चा करनी है आपको। जैसे ऑनलाइन मानचित्र वो देख सकता है, पुलिस के पास जा सकता है, स्कूल या फिर सरकारी भवन, विद्यार्थी या सड़क पर लगे विद्यार्थी से पूछ सकता है। उसके बाद सड़क पर लगे सूचना पट को पढ़ सकता है, दुकानों पर लगे बोर्डों पर जो पता लिखा हुआ है उसको पढ़ सकता है आदि। आगे है,
एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे शांत रहकर आसपास के लोगों से रास्ता पूछना चाहिए। मोबाइल फ़ोन या गूगल मैप का उपयोग करना चाहिए। पुलिस स्टेशन, स्कूल या किसी सरकारी भवन की सहायता लेनी चाहिए। सड़क पर लगे संकेत पट और दुकानों के बोर्ड देखकर भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य लगा होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग कौन सा है। ठीक है। सृजन। हीरा और मोती की दैनंदिनी डेली डायरी। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे पढ़ लिख सकते हैं। हीरा या मोती की नज़र ने उस दिन की डायरी लिखिए की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस में ले जाया गया। आप कैसे लिखेंगे? आज का दिन से आरंभ करें। आज का दिन ऐसा हुआ। भावनाएं लिखें, भूख, गुस्सा, दर्द आदि। अंत में आशा या संकल्प लिखें, जैसे आज हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। भूख से पेट जलने लगा पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। ये हमें ऐसा विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज का दिन बहुत कठिन रहा। आज हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। हमें बहुत भूख लग रही थी पर कोई हमें खाना नहीं दे रहा था। मन में दुख और गुस्सा दोनों हैं। हमें अपने मालिक झूरी की बहुत याद आ रही है, जहां हमें प्यार और अच्छा भोजन मिलता था। मोती भी बहुत परेशान है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम यहाँ से निकलेंगे और फिर अपने घर लौटेंगे। हमें आशा है कि जल्द ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। फिर आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता है। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। एक शीर्षक देंगे, घटना का विवरण करेंगे, कब कहाँ क्या हुआ, परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया बताएंगे। तो शीर्षक हो सकता है, ये लिखा भी हुआ है, बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। कल रात स्थानीय कांजी हाउस से 2 बैल हीरा और मोती बेड़ियां तोड़कर निकल भागे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अगर लिखना है ऐसे तो कि वो बेड़ियां तोड़कर निकल गए। ये घटना रात के समय हुई जब दोनों बैलों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। इसके बाद कई जानवर भी बाहर निकल गए। सुबह इस घटना से गांव में हलचल मच गई। लोगों ने इन बैलों की बहादुरी की प्रशंसा की। बाद में दोनों बैल अपने पुराने मालिक झूरी के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत किया गया। फिर एक कहानी का नया अंत। यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता? कहानी का नया अंत लिखिए। बैलों की नई जगह झूरी की स्थिति आप लिख सकते हैं, जैसे हीरा और मोती एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। कोई सैड एंडिंग नहीं करनी है कि कसाई उनको ले गया या वो बहुत परेशान रहे। उसके बाद भी उन्होंने पहले ही बहुत परेशानी झेल चुके हैं वो। तो दूसरा क्या अंत हो सकता था? आप लिख सकते हैं, यदि हीरा और मोती अपने घर वापस न लौटते तो वे किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते, जहां एक दयालु किसान उन्हें अपने पास रख लेता। वह उनकी अच्छी देखभाल करता और उन्हें प्यार से रखता। धीरे धीरे वे नए स्थान पर भी खुश रहने लगते। झूरी उन्हें बहुत याद करता, लेकिन उसे संतोष रहता कि बैल कहीं सुरक्षित और सुखी है। इस प्रकार कहानी का अंत हमें संदेश देता कि अच्छे व्यवहार से हर जगह अपनापन पाया जा सकता है। आगे है चित्रात्मक लेखन। नीचे 2 बैलों की कथा की एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखेंगे? हर चित्र के लिए एक छोटा सा संवाद बनाकर लिखना है। चित्र का क्रम, दृश्य का क्रम, बंद करना, भागने की योजना, दीवार तोड़ना और आज़ादी। जैसे चित्र 4 में आप लिख सकते हैं, हम आज़ाद है। ठीक है, क्या वो बातचीत कर रहे होंगे? जैसे सबसे पहले चित्र में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर शायद वो कह रहे होंगे कि कांजी हाउस के जानवर, ये सभी जानवर कितने कमज़ोर है, या फिर शायद ये कह रहे होंगे हमें कांजी हाउस में क्यों बंद किया गया। तो पहले उसका संवाद आप लिख सकते हैं, हमें कांजी हाउस में बंद क्यों किया गया। आगे है दूसरा चित्र। इसमें वो सोच रहे हैं कि आज रात को हम ये दीवार तोड़ देंगे। आज रात को यह दीवार तोड़कर भाग जाएंगे।
फिर तीसरे उसका संवाद हो सकता है, यहाँ पर तो वो दीवार तोड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है और ताकत लगाओ, और ज़ोर से तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश करो। और आखिर में तो हमने देखा सभी जानवर भाग ही रहे हैं, उसके लिए हो जाएगा अब हम आज़ाद है, अब हम आज़ाद है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आगे है भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए, इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। देखो, इसमें से आप इनमें से कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो आखिर में दिया है। निरापद भी आपके लिए एक नया शब्द होगा जिसको कोई बाधा ना हो, निर्विघ्न। सहिष्णुता भी शायद आपके लिए नया शब्द हो, सहनशीलता। विषाद, दुख, उदासी, ठीक है। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, कदाचित, कभी। इनमें से कोई भी 5 शब्द आप लिख दीजिए। ओके, चलो उसके बाद आगे आते हैं। भाषा गढ़ते मुहावरे, लोग आ आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ गया होगा। इससे मिलते जुलते मुहावरे हैं। जी फीका होना, जी खट्टा होना। 2 बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिससे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को मुहावरेदार भाषा कहते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों को पहचानकर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। सबसे पहले है, झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीने आने का मतलब है बहुत कठिनाई होना। तो आप अपना वाक्य लिख सकते हैं, परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरे दांतों पसीना आ गया। तो इसमें मुहावरा है दांतों पसीने आना, अर्थात बहुत कठिनाई होना। आप अपना वाक्य बना सकते हैं, परीक्षा के कठिन प्रश्न देखकर मेरे दांतों पसीना आ गया। फिर है, उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दिल कांप उठना मुहावरा है, अर्थात बहुत डर जाना। अचानक तेज आवाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। तीसरा वाक्य है, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठना यानी कि ईर्ष्या करना, ईर्ष्या होना, जलन होना। उसकी सफलता देखकर कुछ लोग जल उठे। फिर है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह जाना मतलब गुस्सा या अभिमान में चुप रह जाना। हारने के बाद वह ऐंठ कर रह गया। हारने के बाद गुस्सा आया लेकिन चुप रह गया। फिर है, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। खबर लेना मतलब सबक सिखाना। शरारत करने पर शिक्षक ने उसकी अच्छी खबर ली। ये वाक्य हो जाएगा। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाना मतलब दुख सह लेना। वाक्य हो जाएगा, उसने अपने परेशानी को चुपचाप वह अपने परेशानी में चुपचाप गम खा गया। अपनी परेशानी में। फिर है, अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि बदले में कठोर उत्तर देना। उसने अपमान का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर है, तो फिर वहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 हो रहा है, 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। वाक्य हो जाएगा, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आगे है गतिविधियाँ। नीचे दी गई गतिविधियाँ अपने समूह के साथ आपको मिलकर करनी है। कविता, गीत और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हीरा मोती वीर हमारे, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, हीरा मोती वीर हमारे, सच्चे मित्र निराले हैं। राइम इस तरह से करेंगे, सेकंड लाइन की 4th से। सच्चे मित्र निराले हैं, कठिन समय में साथ निभाया, मन के भोले भाले हैं। में
साथ निभाते निभाते मन के भोले भाले हैं। ठीक है। डरते नहीं हैं, या बंधन तोड़े डर न माने साहस से आगे बढ़ते हैं, ऐसे सच्चे मित्र जगत में मुश्किल से ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कविता आप बना देंगे। आगे अभी अभिनंदन पत्र लिखना है, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रिय हीरा और मोती, आपकी बहादुरी और सच्ची मित्रता के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आपने कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ा। आपकी निष्ठा और स्वाभिमान हम सबके लिए प्रेरणा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। उसके बाद आते हैं बाल सभा में भाषण। मान लीजिए आपको बाल सभा में हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया गया। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से भाषण आप लिख सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं पशुओं के आधार विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पशु भी हमारे जैसे जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी दर्द होता है, भूख लगती है और प्यार की आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें उचित भोजन, पानी और आराम मिलना चाहिए। हीरा और मोती की कहानी हमें सिखाती है कि पशुओं में भी आत्मसम्मान और भावनाएं होती है, इसीलिए हमें उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। आगे है शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग है। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ओके, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कहानी को। अब हर पार्ट को आपको शीर्षक देना है। जैसे 5वां पार्ट है। खैर, हम कहानी के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हीरा मोती की दोस्ती के बारे में आपको बताया गया है। उनका जो अपनापन, स्नेह, झूरी उनको दिखाता है, वो है यहाँ पर बैल किसी। आई थिंक ये पूरा का पूरा ही हीरा मोती की मित्रता के बारे में ही है। तो इसका शीर्षक आप दे सकते हैं। पहले भाग का शीर्षक हम देते हैं हीरा और मोती की मित्रता, और मोती की मित्रता। अब आते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में झूरी आया था, किस तरह से उसने कष्ट दिए उनको। तो दूसरे पार्ट के लिए सबसे सही शीर्षक होगा गया के घर का कष्ट, या गया के घर का अनुभव। कष्ट ज़्यादा सही है, कष्ट ही मिले क्योंकि उनको वहाँ पर। ठीक है, पूरे उसमें गया के घर का ही जिक्र किया गया है। फिर तीसरे पार्ट में सांड आया, उसके बाद वो पकड़े गए, कांजी हौस में गए। तो कांजी हौस का बंदी जीवन, कांजी हौस का बंदी जीवन, ये तीसरे पार्ट का सही शीर्षक है। उसके बाद चौथे पार्ट में वो दिन पड़ गया, उन्होंने उनको आज़ाद कराया था। आज़ादी की कोशिश, लेकिन खुद वो वहीं रह गए थे। और संघर्ष, आज़ादी की कोशिश और संघर्ष, बहुत संघर्ष उन्होंने किया। खाना उनको नहीं मिलता था, पूरे दिन में बस 1 दिन पानी मिलता था। बहुत कमज़ोर हो गए थे दोनों। आज़ादी की कोशिश और संघर्ष। और आखिरी पार्ट में घर वापसी, ये सबसे सही इसका शीर्षक होगा, घर वापसी। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्या गया? मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। जैसे एक पहेली बनाएंगे जिसका उत्तर है हीरा। हीरा के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कहानी में से कौन है जिसका सीधा साधा शांत स्वभाव है, मित्र का साथ वो निभाता है, और समझदारी जिसकी पहचान है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि सीधा साधा जिसका स्वभाव, एक सेकेंड बोल देती हूँ, आई थिंक आप लिख लेंगे। सीधा साधा जिसका स्वभाव, मित्र के संग निभाए भाव, समझदारी है जिसकी पहचान, बताओ कौन है ये महान। ठीक है, तो वो उत्तर हो जाएगा हीरा। फिर उत्तर होना चाहिए झूरी। तो बैलों को जिसने दिया प्यार, अपने घर में दिया स्थान, दयालु दिल अच्छा इंसान, बताओ बच्चों उसका नाम। ठीक है, उत्तर हो जाएगा झूरी। मोती थोड़ा गुस्से वाला था, थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल से बड़ा निराला है, मित्र के लिए लड़ जाता, बताओ वह कौन कहलाता। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मोती।
गया तो थोड़ा व्यवहार उसका अच्छा नहीं है। बैलों को वह ले गया, उनके साथ ना अच्छा व्यवहार किया, और कठोर स्वभाव, निर्दयी इंसान, बताओ बच्चों उसका नाम। तो उसका उत्तर हो जाएगा गया। फिर आगे उत्तर होना चाहिए बैल। 4 पैर, मजबूत शरीर, खेतों में करते हैं काम, चाहे दिन हो या हो शाम, बताओ बच्चों उनका नाम। ठीक है, बैल हो जाएगा। फिर है उत्तर होना चाहिए मटर। हरे हरे दाने छोटे छोटे, खेतों में लगते हैं मोटे मोटे, खाने में ये बड़े स्वाद, बताओ बच्चों इनका नाम। ठीक है, थोड़ा लास्ट में आप राइम कर लेंगे। फिर है रस्सी। पतली पतली काम में आए, किसी को बांधने, किसी को भी इससे बांध पाए, मजबूत होती है डोरी इसकी, नहीं, मजबूत डोरी काम में आती, बताओ बच्चों ये क्या कहलाती, बताओ मैं क्या कहलाती। फिर उत्तर रोटी होना चाहिए। तो गोल गोल तवे पर बनती, हर रोज़ हर घर में छनती, सबको लगती बहुत प्यारी, बताओ बच्चों ये क्या चीज़ है न्यारी। ठीक है, चलो ठीक, आगे आते हैं। भाषा संगम। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। बैल को हिंदी में बैल कहते हैं, संस्कृत में वृषभ कहते हैं, पंजाबी में बल्द या बाउलद कहते हैं, उर्दू में बैल कहते हैं, कश्मीरी में दोंद, सिंधी ढगो, मराठी बैल, गुजराती बलद, कोंकणी बैल, नेपाली गोरू, बांग्ला बलद, शांड या बलद असमिया में, शन लांबा मणिपुरी में, बलद ओडिया में, एंददू तेलुगु में, एरिदू या काले माहू तमिल में, काल मलयालम में, एतु कन्नड़ में। इसके अतिरिक्त अगर बैल को किसी और भाषा में कुछ और भी कहते हैं तो वो भी आप उसका नाम लिख सकते हैं। चलो फिर खोजबीन के लिए 2 बैलों की कथा, ये यूट्यूब NCERT ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको गिवन है। कक्षा सम्राट प्रेमचंद, ओके, प्रेमचंद का बचपन और उनकी कहानियों का तीनों यूट्यूब के लिंक्स हैं, आप इन्हें खोलकर और अधिक सीख सकते हैं पाठ के बारे में। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था कक्षा 9 हिंदी का पहला पाठ। उम्मीद है पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।